हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। मैं हूँ अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। वो कौन सा? तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं हम। क्या तुम्हारा कि कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है, बट नॉट जिंक। अब हमें क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो अब थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से कि क्या बोल रहा है तुम्हारा कि कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम हाइड्रोमेटलर्जी से। सबसे पहले तुम्हें ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, हाइड्रोमेटलर्जी। चलो इसको तोड़ो जरा। हाइड्रो मतलब कहीं ना कहीं वाटर का यूज हो रहा है ना, हाइड्रोजन पे मत जाना, ये है तुम्हारा वाटर। मेटलर्जी मतलब मेटल का क्या हो रहा होगा, एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हो रहा होगा, प्योर फॉर्म में हमें मेटल मिल रहा होगा। ठीक है, हम चैप्टर भी तो भाई पढ़ रहे हैं ना, आइसोलेशन। ठीक, चलो आ जाओ। अब इधर क्या बोल रहा है, हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब ही ये होता है कि कोई भी हमें क्या निकालना है, हमें मेटल निकालना है। ठीक है, जब मेटल का हमें करना होता है एक्सट्रैक्शन, क्या करना होता है हमें, एक्सट्रैक्शन बाय इट्स ओर। ठीक है, जब हमें उसके ओर से हमें एकदम प्योर मेटल चाहिए है। ठीक है, तो क्या होता है, हम एक क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे देखते चलो, ये एक बीकर है, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ से मैंने क्या डाला, ओर डाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओर डाला, तो अब ये क्या हो गया, ओर का सॉल्यूशन बन गया है और उसके अंदर हमारा प्योर मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैंने ओर डाला, ठीक है, अब इसको फॉलो करता है क्या, इसके बाद हम डालते हैं इसके अंदर हम क्या डालते हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को डाला जाता है। अब भाई ये क्या करता है, देखो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि इससे ज्यादा पॉजिटिव, क्या मतलब, और जिस चीज का यूज हो रहा है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा वो, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमने डाला, हमने क्या किया, ऐड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी और होगा उससे क्या कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगी वहां पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉलोड बाय, ठीक है, उससे क्या होगा, फॉलोड बाय डिस्प्लेसमेंट तो होगी, उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा प्रेसिपिटेशन। देखो अब हो क्या रहा है, तुमने ओर डाला, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसके बाद तुमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी डाला। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ओर से वो कर देगा डिस्प्लेस, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो नीचे आके तुम्हारा जो मेटल है वो हो जाएगा सेटल डाउन। फिर उससे क्या कर सकते हो तुम, उसको सॉल्यूशन से बाहर निकाल के लेके आ सकते हो। ठीक है, ये होती तुम्हारी हाइड्रोमेटलर्जी। अब इसी को हम समझते हैं एक एग्जांपल से, जो इस क्वेश्चन में बात हो रहा है। तो इधर देखो, अब क्या है तुम्हारा कि ये बोल रहा है कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हाइड्रोमेटलर्जी से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम। चलो, बट नॉट जिंक नहीं कर सकते। इसका रीजन बहुत प्रॉपर आएगा, मजा आएगा इसको सुनने में। देखो अब क्या है तुम्हारा कि हाइड्रोमेटलर्जी से कॉपर को कर सकते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा कॉपर पायरेट। ठीक है, क्या किया हमने, इसको हीट किया भाई, हमने इसको किया हीट। ठीक है, अब जब मैं इसको हीट करता हूं तो बनता है तुम्हारा Cu2s प्लस FeS प्लस सल्फर बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसा होता है तुम्हारा रिएक्शन। अब भाई इसको तुम बैलेंस कर लो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ही, यहाँ पे होगा 4। ठीक है, और यहाँ पे भी हैं तुम्हारे कितने, 3, तो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो 2, ये हो गई बैलेंस। ये तो हो गई तुम्हारी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो Cu2s बना तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगो, Cu2s की रिएक्शन वापस हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो तुम्हें मिलता है Cu2O प्लस CuO। तो हमें 2 चीज मिलती है। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा मेन स्टेप चालू होती है। ठीक है, ये CuSO4 है, ठीक है, CuSO4। चलो, ये तुम्हारी मेन रिएक्शन यहाँ से चालू होती है। ठीक है, अब क्या होगा, CuSO4 जो तुम्हारा बना, ठीक है, उसको हम कराते हैं जिंक की प्रेजेंस में। तो क्या करेगा भाई, जिंक कर देगा इसको क्या, डिस्प्लेस। इसको जब डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा तुम्हारा ZnSO4
प्लस बन जाएगा तुम्हारा कॉपर। ये हमने 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हो तुम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? तो यहाँ पे लिख दो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हो रही तुम्हारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यही तो बोला था कि अगर क्या करूँ मैं, इस कॉपर के ओर है जो, उसको मैंने डाला, हीट किया, ठीक है, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डाला, ठीक है, जो क्या है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है ना। ये मोर रिएक्टिव किससे? तुम्हारे कॉपर से। कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया? उसने अपनी जगह उसको दे दी, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ? Zn उसकी जगह पे आके बैठ गया, ठीक है। यही हुआ तुम्हारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर चलो ये तो होगा तुम्हारा कॉपर का, यही बात कर रहे थे कि हाइड्रोमेटलर्जी में हम कॉपर का कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन जिंक का नहीं। तो चलो अब जिंक का देखते क्यों नहीं कर सकते। इधर देखो जिंक का क्यों नहीं कर सकते भाई? जिंक का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वो है मोर रिएक्टिव। क्या है वो? मोर रिएक्टिव। अब देखो बात समझते चलना कि ये बीकर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे और डाला जिंक का, मेरे को उसी को तो करना है ना डिस्प्लेस, ठीक है, मतलब उसको मेरे को आइसोलेट करना है, मेरे को जिंक चाहिए अब, ठीक। मैंने यहाँ पे ओ डाला जिंक का, ये तो समझ में आ गया। फिर मैं यहाँ से कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या डालना पड़ेगा मेरे को? एक एलिमेंट डालना पड़ेगा। इतना आगे समझ में? एलिमेंट डालना पड़ेगा मतलब वो उससे क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव, है ना, उससे वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए। मतलब हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, उसमें क्या है, जिंक से मोर रिएक्टिव कौन कौन से होते तुम्हारे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पे, ये किस में जा रहे हैं? एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो जिंक को डिस्प्लेस ना करने की बजाय ये कर जाते हैं रिएक्ट, किससे? वो कर जाते हैं वाटर से, जो एक्वा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब भाई जब वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे तो यहां से ये H2 गैस निकालने लगेंगे बाहर, इवॉल्व, और बहुत सारी रिएक्शन होने लगेगी। मतलब तुम्हारा काम की रिएक्शन तो हो नहीं रही, तुम्हें जिंक चाहिए था, फालतू की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसलिए हम जिंक का रिएक्शन नहीं कर पाते मेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी से उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते, लेकिन हम कॉपर का कर लेते हैं क्योंकि उन दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है एक, ठीक है, इसलिए नहीं कर सकते। और हमें पता है कॉपर एकदम बॉटम लाइन में आता है, एकदम तो नहीं लेकिन बॉटम में आता है ना रिएक्टिविटी के, और तुम्हारा जिंक जो है वो उससे ऊपर आता है, ठीक है। एक ट्रिक पढ़ी थी अपन ने 10th में, ठीक है, बहुत वो चैप्टर याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने बोला था कि अलादीन जिंक, ठीक है, जिन और अलादीन, मतलब जिन मतलब तुम्हारा जिंक था, उसमें देख लेना वो उसमें 10th में, ठीक है। चलो तो ये थी तुम्हारी कारण, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस है, समझ में आ गया, इसलिए इसका नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिटर्जेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन, तुम्हारा क्या प्रोसेस, ठीक। अब देखो भाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में होता क्या है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल तुमसे ही क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर भी तुम ही बताओगे, यही वाला क्वेश्चन का, ठीक है। चलो देखो अभी मेरे को क्या बताना है फ्रोथ फ्लोटेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चैम्बर लिया मैंने, ठीक है, मैंने एक चैम्बर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है और मैंने यहाँ से डाल दिया एक पेडल को, पेडल मतलब ये रोटेट करेगा, ठीक है, यहाँ से मैंने ये इसको डाल दिया, इतना समझ में आ गया, ठीक। ये एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है भाई, ये एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। और फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, जब तुम्हें सल्फाइड ओर को, सल्फाइड के जो सल्फाइड ओर होते हैं ना, जो सल्फर के ओर होते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग करना हो, ठीक है, तब हम क्या फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो इधर जाओ, अब क्या है तुम्हारा, यहां से मैं क्या करूं, एयर को ब्लो करता हूं, यहां से मैं एयर ब्लो कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं एयर ब्लो करूंगा, यहां पर होल्स प्रेजेंट है, यहां पर होल्स प्रेजेंट है, इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो अब क्या करूंगा मैं, जब एयर यहां से ब्लो करूंगा तो एयर यहां पे आएगी, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे देखो, ये सॉल्यूशन तुम्हारा किसका है, ओर, यहाँ पर सल्फाइड ओर है, कौन कौन से ओर हैं तुम्हारे, ZnS जिंक सल्फाइड प्लस तुम्हारा लेड सल्फाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दो सल्फाइड और प्रेजेंट है, समझ में आ गया। हमें क्या करना है, हमें एक को अलग करना है, एक को अलग करना है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि ZnS को हमें अलग चाहिए और PbS हमें अलग चाहिए, ठीक है, लेड सल्फाइड अलग चाहिए और जिंक सल्फाइड अलग चाहिए, समझ में आ गया ना इतना। चलो अब क्या होगा, यहाँ से एक एयर ब्लो होगी, एयर ब्लो होगी तो ऊपर, तो क्या होगा, ऊपर क्या बन जाएगा तुम्हारे, यहाँ पर फ्रॉथ बन जाएगा, जिसको हम झाग बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा फ्रॉथ, है ना। अब क्या होता है कि जो फ्रॉथ के साथ, ठीक है,
जो फ्रॉथ के साथ तुम्हारे सल्फाइड के और भी आ जाते हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है ये तो अलग अलग होगा, लेकिन क्या होता है ये दोनों के दोनों फ्रॉथ के साथ आ जाते हैं। किसके साथ आ जाते हैं? फ्रॉथ के साथ आ जाते हैं, मतलब झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं। ठीक, तो देखो भाई जब तुम क्या कर सकते हो, इस फोम को अब अलग कर सकते हो, लेकिन बात ये फंस रही है जब तुम इसको अलग करोगे, स्किम्ड ऑफ या तुम इसको वाइप ऑफ करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा PbS भी जाएगा साथ में और तुम्हारा क्या जाएगा, ZnS भी जाएगा साथ में। समझ पा रहे हो ना ये बात? समझ पाए ना इतनी बात? देखो जिस सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है और फ्रॉथ में भी ऊपर क्या आ रहे हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें एक चाहिए है, एक नहीं चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या है, हमें एक चाहिए है, एक नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? हमें एक को बिठाना पड़ेगा। एक को बिठाना पड़ेगा मतलब उसको क्या करने का, डिप्रेस सप्रेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना बात है? ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, मान लो हमको क्या चाहिए है, PbS, तो हम किसको बिठाना चाहेंगे, ZnS को, जो ऊपर आ रहा है फ्रोथ के साथ। तो देखो क्या होगा इधर कि मैं क्या करूं, देखो मैं क्या करूं कि ZnS के साथ मैं एक चीज मिला रहा हूं जिसका नाम है तुम्हारा NaCN, सोडियम साइनाइड मैंने मिलाया, जो कि काम करेगा किसका, डिप्रेजेंट का तुम्हारा। किसका काम करेगा वो, डिप्रेजेंट का तुम्हारा वो काम करने वाला है। ये क्या होता है, डिप्रेजेंट का मतलब मैंने क्या बोला, जो बिठा देगा। ठीक है, तो क्या होगा, ZnS जब इससे रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, तुम्हारा NaCN से, तो क्या होगा इधर, अब देखो ना यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी NaCN के साथ। देखो अब क्या होगा यहाँ पे कि Zn तुम्हारा बनेगा क्या क्या, यहाँ पे देखो Zn नहीं, यहाँ बनेगा तुम्हारा Na2CN4, ये बन जाएगा तुम्हारा। देखो तो तुम्हें फॉर्मूला देख के ही लग रहा है कि ये क्या है, थोड़ा सा तो भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया इसका, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन गया इसका। जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये क्या हो गया होगा, थोड़ा हैवी हो गया होगा। ठीक है, ये क्या हो गया होगा, हैवी। अब जब देखो, जब वो लाइट था तो वो फ्रॉथ के साथ क्या आ रहा था, वो ऊपर आ रहा था, लेकिन अब वो हो गया हैवी, तो क्या होगा, वो फ्रॉथ के साथ ऊपर नहीं आएगा, वो सॉल्यूशन में इधर ही जाके जमा हो जाएगा। ठीक है, जब जमा हो जाएगा तो फिर ऊपर कौन आएगा भाई, जिसने रिएक्शन नहीं करी। किसने रिएक्शन नहीं करी, PbS ने। PbS ने तुम्हारी रिएक्शन ही नहीं करी। ठीक है, PbS ने जब रिएक्शन नहीं करी तो वो कहाँ पे आ गया, तुम्हारा फ्रॉथ पे, वो आ गया फ्रॉथ पे। अब उसके बाद क्या करो, तुम फ्रॉथ को हटा लो यहाँ से, मतलब ऊपर से झाग को हटा लो, फिर उसके बाद क्या कर दो, उसको ड्राई कर दो। यहाँ पे मान लो मैंने इस बीकर में ले लिए, उसके बाद मैंने इसको कर दिया ड्राई, तो क्या हो जाएगा, फिर तुम्हें सिर्फ सल्फाइड और मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही काम था, सिर्फ इतना छोटा सा काम था कि एक को बिठाना था और एक को भगाना था। ठीक है, तो जिसको बिठाना था और जो बिठाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, डिप्रेजेंट। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। समझ में तो आ ही गया होगा, बस इसको याद रखने का। ठीक है, और इजी भी है इसको, देखो तुम्हें पूरा का पूरा कंपाउंड ही जोड़ना है। ठीक, सबसे पहले क्या आता तुम्हारा, सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो Na लिख देना। उसके बाद किसको लिखोगे, तुम्हारा मेटल Fe, फिर Cn। ठीक है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं। ठीक है, तो इसको तो तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, इसकी 2+ होती है, इसकी 2+ होती है, यहाँ पे लगा दो 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कंपाउंड। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं ना, न्यूट्रल ही होता है ये। चलो, ये होता है तुम्हारा डिप्रेजेंट का रूल। इतना समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि व्हाई द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम पायरेट्स मोर डिफिकल्ट देन दैट फॉर्म इट्स ऑक्साइड और दो रिडक्शन। अब देखो बोल क्या रहा है ये, कि जब पायरेट्स का हम करते हैं, क्या करते हैं हम, जब रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट क्यों होता है ऑक्साइड से, तो हमें ये समझना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो मैं तुमसे बोलता हूँ कि जो Cu का जो पायरेट वर्जन होता है, मतलब कि Cu2S वगैरह हो गया, कॉपर का सल्फेट वगैरह, ठीक है, इसका हम रिडक्शन नहीं कर सकते, किससे, रिडक्शन नहीं कर सकते कोक की प्रेजेंस में या फिर हाइड्रोजन से। अब ये बात को समझेंगे हम कि क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हम जब भी, अगर हम पायरेट है हमारे पास, क्या कॉपर पायरेट है, उसका जो पायरेट वर्जन क्या है तुम्हारा, Cu2S है, इसका हम रिडक्शन नहीं कर सकते कोक से या फिर हाइड्रोजन से। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जरा बात समझो, कि क्योंकि जो गिब्स फॉर्मेशन हो एनर्जी होती है, जिसको हम फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो होती है वो Cu2S की क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, किससे ज़्यादा होती है वो होती है CS2 एंड H2S से। ये सब क्या है, अब चलो देखते एक बार रिएक्शन से समझो, कि जब भी हम क्या करते हैं Cu2S की रिएक्शन कराते हैं कोक के साथ,
ठीक है। तो हमें मिलता क्या है, हमें यहाँ पे मेटल तो मिल जाता है, हमें कॉपर तो मिल जाता है, लेकिन हमें साथ में क्या मिलता है, CS2 मिलता है, ठीक है, CuS2 मिलता है। एक और रिएक्शन देख लो, जब Cu2S की रिएक्शन हम H2 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक साइड मिलता है H2S, और यहाँ पर भी हमें कॉपर बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। बैलेंस नहीं है वो पता है मेरे को, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 2 है तो लगा दो भाई 2, यहाँ पे कितना है, ये है 2, ये है 2, ये है 1, ठीक है। तो ये बैलेंस ही है, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब जब इसकी रिएक्शन कराओगे तुम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक, ये हो गई बैलेंस। अब इसको छोड़ो, अभी बैलेंस में समझो। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो फ्री एनर्जी है वो इसकी ज़्यादा होती है। अब इसको फ्री एनर्जी मत समझो, ठीक है, इसको गिब्स से मत समझो, एक और तरीके से समझो, स्टेबल और अनस्टेबल से। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो कि यहाँ पर इसको अभी अपन थोड़ा सा पॉज पे रखते हैं कि मैं ये, अब देखो मैं बोलता हूँ कि Cu2S जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, और जो इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक CS2 और H2S, ये है अनस्टेबल, ये है अनस्टेबल। तो अब ये बताओ कि जो स्टेबल है वो अनस्टेबल फॉर्म में जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, जिसके कारण इनका जो एक्सट्रैक्शन है सल्फाइड ओर से, मतलब पायरेट से, करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इतना समझ में आ गया ना। चलो अब इतना तो अपन को समझ में आ चुका है। अब ये बोल रहा है फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और, तो अब क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड ओर से डिफिकल्ट होता है ना साइड, लेकिन अब हम ऑक्साइड ओर की तरफ देखते हैं, कैसे कि Cu2O है, अगर Cu2O है, ठीक है, अगर अब हम इसका कराते हैं क्या रिडक्शन, इसका हम जब रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, विथ कोक के साथ करा दो, चलो विथ कोक के साथ करा देंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर CO2 प्लस हमें मेटल मिल जाता है अपना, हमें मिल जाता है मेटल बाहर, समझ गए इतना, ठीक। यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा 4, इतना आगे समझ में। देखो अब यहाँ पे होता क्या है कि जो CO2 है, CO2 है जो, ठीक है, CO2, इसकी जो फॉर्मेशन एनर्जी होती है ना, ये होती है ज़्यादा, इसकी फॉर्मेशन एनर्जी होती है ज़्यादा, जिसके कारण ये होता है स्टेबल, ये क्या होता है, स्टेबल। वहीं पर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, Cu2O के साथ, जो अपना ऑक्साइड है कॉपर का, अगर हम इसका ऑक्साइड से कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी एनर्जी होती है कम, ठीक है, गिब्स फॉर्मेशन एनर्जी इसकी होती है कम, अगर कम होती है तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो अब ये बताओ, अब जरा उल्टा से देखते हैं हम कि अगर कोई अनस्टेबल है, अगर कोई अनस्टेबल है, अगर तुम कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो एक जगह पे, तो तुम वहां पे जाके बैठोगे ना कि जहां पे तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। तो वैसे ही जो अनस्टेबल है वो किस में जाना चाहेगा, स्टेबल फॉर्म में। स्टेबल फॉर्म क्या है, वो जब मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसके बाद मिल रहा है उसे स्टेबल फॉर्म, इसलिए एक्सट्रैक्शन ऑक्साइड का होना ईजी होता है, किससे, उसके पायरेट से। इतना समझ में आ गया है ना। चलो तो यही होता है रीजन, लेकिन तुम मेन रीजन लिख के आओगे गिब्स का, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी वाला बता के आओगे और एक इक्वेशन भी लिख के आओगे, उसमें समझ में आ गया है ना, ठीक है। तो उसमें बहुत नंबर नहीं कटने वाले, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अनस्टेबल स्टेबल से हमने समझ लिया, और वही है तुम्हारा लॉजिक, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अब क्या तुम्हारा कि जोन रिफाइन, तुम्हें एक्सप्लेन करना है जोन रिफाइनिंग और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, एक्सप्लेन जोनल रिफाइनिंग एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। कैसे करोगे तुम, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, जोन, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखो रिफाइनिंग की बात हो रही है, मतलब कहाँ, एक चीज पे क्या होगा तुम्हारा, देखो रिफाइन किसको करते हो, जिसके पास इम्प्योरिटी होती है। तो मैं हम बोलते हैं कि किसी के पास है इम्प्योरिटी, किसी के अंदर एक इम्प्योरिटी है और एक उसका क्या है, खुद का प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो जोन रिफाइनिंग का यूज तब होता है जब जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटी क्या हो तुम्हारी, सॉल्युबल हो, सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेज, मोल्टन स्टेट में, मतलब जब उसको क्या पिघलाया जाए, जब उसको पिघलाया जाए तब जो इम्प्योरिटी है वो तो सॉल्युबल हो, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा प्योर फॉर्म है वो इनसॉल्युबल हो, इसमें इनसॉल्युबल हो, किस में, तुम्हारा मोल्टन स्टेट में। इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो तो दो चीज होती है, जोन रिफाइनिंग का यूज तभी होता है जब तुम्हारी इम्प्योरिटी तुम्हारे पास वैसी हो जो कि मोल्टन स्टेज में क्या हो, तुम्हारा सॉल्युबल हो, लेकिन तुम्हारा प्योर फॉर्म में वो सॉल्युबल ना हो। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। देखो अब बाय इट्स नेम, बाय इट्स नेम्स क्या तुम्हारा, जोन, जोन का मतलब क्या है, कुछ पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही होगी, पूरा तो नहीं है,
पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही होगी तो देखो हम समझते हैं कि क्या है। चलो एक रॉड मान ली हमने, ऐसी तुम्हारी एक रॉड प्रेजेंट है इधर, ठीक है, ये तुम्हारी रॉड प्रेजेंट है, चलो बड़ी अच्छी रॉड बनी हमारी, ठीक। इसके बाद तुम्हारा इसमें क्या है, तुम्हारा एक ये मेटल है, ठीक है, मेटल प्लस इंप्योरिटीज हैं इसके अंदर, मेटल प्लस इंप्योरिटीज हैं इसके अंदर, ठीक है, इतना समझ में आ गया, मेटल प्लस इंप्योरिटी है। अब क्या होता है कि जोन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया पे मान लो यहां पर मैंने ऐसा रिंग लगा दिया, इसको चारों तरफ से मैंने घेर लिया, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, ये है एकदम हीटेड, ये क्या है तुम्हारा एकदम हीटेड, ये है एकदम हीटेड जोन। समझ लो कि जो रिंग है वो क्या करती है, वो घूमती रहती है, ये ऊपर भी जाएगी ये नीचे भी जाएगी, इतना समझ में आ गया ना। देखो और ये क्या है तुम्हारी एकदम हीटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है ये, ठीक है, इसको हम मेटल पे लगा रहे हैं, मतलब मान लो कि ये तुम्हारा मेटल है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है मेरा ये हाथ है, यहाँ पे कैसा है, ये तुम्हारा ये पूरा हीटेड है और फिर मैं इसको ऊपर से ऐसे नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, जब मैं हीटेड जोन को नीचे लेके आऊँगा, जहाँ पर तुम्हारा हीटेड जोन होगा, जहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी वो रिंग प्रेजेंट होगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, वो क्या करेगी, उस एरिया को वो क्या करेगी, पिघलाना स्टार्ट करेगी, वो मोल्टन स्टेट में लेके आएगी। तो देखो अभी मान लो ये यहाँ पर है, अभी मान लो ये यहाँ पर है, ठीक है, अभी जब यहाँ पर है तो इतने एरिया को क्या करेगी, वो पिघलाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, उसको मोल्टन स्टेट में लाना चालू कर देगी। और मोल्टन स्टेट में सॉल्युबल कौन सा होता है हमारा, इम्प्योरिटी सॉल्युबल होती है। तो यहाँ पर जैसे 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 वो नीचे आते जाएगी, ठीक है, तो वो अपने साथ किसको लेके आते रहेगी, इम्प्योरिटी को लेते आते रहेगी, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो तुम्हारी रिंग है वो एकदम बॉटम पे आ जाएगी, और बॉटम पे आ जाएगी और अपने साथ क्या लेके आ रही है, वो इम्प्योरिटीज को भी तो साथ लेके आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो इतनी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है यहाँ पर, इतना तुम्हारा इम्प्योर पार्ट है, क्योंकि मोल्टन स्टेट में सिर्फ सॉल्युबल तुम्हारा कौन सा है, सॉल्युबल तुम्हारी इम्प्योरिटीज है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि चलो सॉल्युबल तो इम्प्योरिटी है, लेकिन हीट करने के बाद इस मेटल का क्या हो रहा है, जो प्योर फॉर्म में, वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है, जैसे ही तुम दूर लेके जाओगे वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो तुम्हारा रॉड तो सेम रहेगा, लेकिन जब रिंग नीचे आएगी, जब रिंग नीचे आएगी वो बस अपने साथ क्या लेके आ जाएगी, तुम्हारा इम्प्योरिटी साथ लेके आ जाएगी। तो अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, इम्प्योरिटी को हटाना है, तो इतना फिर हम क्या कर देते हैं, इसको कट, हम इसको कर देते हैं कट। तो हमें मिलता क्या है, हमें सिर्फ मिलता है एकदम प्योर रॉड, क्या मिलती है, एकदम मेटल की हमें मिलती है, फिर प्योर मेटल हमें मिल जाता है, रॉड मिल गई, ठीक है। ये होती है तुम्हारी जोन रिफाइनिंग। इससे को ही हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इससे तुम एकदम माइक्रो इम्प्योरिटी को भी हटा सकते हो, ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटी तुम्हारी क्या होनी चाहिए, मोल्टन स्टेट में सॉल्युबल होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। तो ये थी तुम्हारी प्रोसेस जोनल रिफाइनिंग। उसका इंस्ट्रूमेंट बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, एपरेटस जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसको अपन ने ऐसे समझा है क्योंकि हम समझ लो जूम करके देख रहे थे। इतना आ गया ना समझ में, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। इधर देखो, अब क्रोमेटोग्राफी में सिंपल सी बात है, सेपरेशन होती है, ठीक है। सेपरेशन होता है दो चीज़ों का, जो कि आपस में एक मिक्सचर है, उसका सेपरेशन तुम्हें बताना है कि ए ये है बी ये है। समझ लो एक बार क्या है कि एक तुम्हारा सैंपल ए यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है, ठीक है। ए और बी के स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, एक चार्ट तुमको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, ऐसा ऐसा तुम्हें ये चार्ट है। अब ए और बी तुम्हें पता है कि भाई कोई तो अमीनो एसिड है ये, ठीक है। चलो अब अमीनो एसिड का तुम्हें पूरा चार्ट दिया हुआ है, उनकी वैल्यू दी हुई है। अब वैल्यू कैसे दी हुई है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो ये सब तुम्हें दिया हुआ है। अब देखो क्या होगा कि एक मिक्सचर में हमने क्या करा, इसको डाल दिया, एक मिक्सचर में हमने डाल दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मिक्सचर को अलग अलग करना है तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से भी कर सकते हैं। चलो देखो अब इसमें क्या होगा, क्रोमा का मतलब ही होता है तुम्हारा कलर का सेपरेशन से हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कौन सा क्या है, ठीक है। देखो अब इसमें दो तीन टर्म होती हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है तुम्हारा मोबाइल फेस, ठीक है। बाय इट्स नेम तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, मोबाइल फेस मतलब कि इसका ये क्या करता रहेगा, ये मूव करता रहेगा, मूविंग फेस, मोबाइल फेस तुम्हें जैसे करना हो, ठीक है। अब एक मूविंग है तो एक क्या होगा तुम्हारा, एक होगा तुम्हारा कौन सा, स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस, ये है तुम्हारा स्टेशनरी फेस।
ठीक है, अब वो क्या होता है वो भी देखते हैं। देखो कि मैं क्या करूं मैं कि मैंने एक स्लाइड ली, उसके ऊपर मैं क्या करूं, जिप्सम या फिर मैं जिप्सम का स्लरी बना दूं, जिप्सम की स्लरी, या फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम Al2O3 की स्लरी बना दी मैंने, ठीक है। उसका स्लरी मतलब कि मैंने क्या किया, उसको पहले पाउडर फॉर्म में उसको वाटर डाला और स्लरी थोड़ा सा उसको सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का बना दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया, पोत दिया, समझो, पोत दिया मतलब कि मैंने एक क्या किया, उसके अंदर ऐसे भर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई हो जाएगा तो अब तुम बताओ क्या वो मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये है तुम्हारा स्टेशनरी फेस, इतना समझ में आ गया है ना। अब इस जो मोबाइल फेस है इसी को हम तुम लोग बोलते हो एलुएंट, ठीक है, इसी को बोलते हो एलुएंट। और जो मोबाइल फेस है इसको तुम बोल सकते हो सॉल्वेंट, ठीक है, या तो एलुएंट बोल लो या तो सॉल्वेंट बोल लो। इतना समझ में आ रहा है ना। चलो ये सब कुछ कुछ चीजें होती हैं और बाकी की चीजें अभी हम देखते हैं। चलो अब हम उसका थोड़ा सा एपरेटस देखते हैं। देखो ध्यान दो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मतलब उसमें क्या होगा, कॉलम तो हो गई ना, ठीक है। तो देखो ये कॉलम है ना, यहाँ पर एक ऐसा कॉलम है बड़ा सा, ठीक है, यहाँ से उसकी एक ओपनिंग दी हुई है, यहाँ से उसकी एक ओपनिंग दी हुई है, यहाँ से हमने उसको पैक कर दिया, समझ में आ गया। फिर उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉटन प्लग लगा देते हैं भाई, यहाँ पर हमने कॉटन प्लग लगा दिया। कॉटन प्लग इसलिए लगा दिया क्योंकि जब तुम इसको खोलो तो पूरा का पूरा बाहर ना जाए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉटन का प्लग, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉटन प्लग के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने भर दिया, ऊपर से मैंने भर दिया किसको, तुम्हारे स्टेशनरी फेस को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तुम्हारा भर दिया मैंने स्टेशनरी फेस, यहाँ तक, समझ में आ गया, यहाँ तक मैंने भर दिया उसको स्टेशनरी फेस को, ठीक है। स्टेशनरी फेस को भर दिया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है तुम्हारा स्टेशनरी फेस, इतना समझ में आ गया। ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा जिप्सम हो सकता है, ज़्यादातर सिलिका जेल जिप्सम का यूज़ करते हैं, जिप्सम, ठीक है, सिलिका जेल जी बोलते हैं उसको, जी मतलब जिप्सम होता है, ठीक है। जिप्सम का हमने भर दिया, स्लरी बना के भर दिया, ठीक है। स्लरी ऑफ जिप्सम लिख लो, स्लरी ऑफ जिप्सम, प्रिंसिपल समझ रहे अपन नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले हमने क्या डाला, स्टेशनरी फेस। अब मैं क्या करूँ, ऊपर से ही, कॉलम ऊपर से ही खोला है, ऊपर से क्या करूँ, मैं सैंपल डाल दूँ। अब मेरे को जिस भी चीज़ का क्या चाहिए है, मुझे इसको डिटेक्ट करना है, मिक्सचर है मेरे पास, मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने डाल दिया सैंपल, ये हमने डाल दिया इधर सैंपल, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा सैंपल, ये हो गया तुम्हारा सैंपल। देखो क्या क्या डल गया तुम्हारा, कॉटन प्लग, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा स्टेशनरी फेस, उसके बाद तुम्हारा क्या सैंपल, ये तो समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ रह गई, कौन सी चीज़, जो हमारी मेन है, यहाँ से अब हम डालते हैं किसको, मोबाइल फेस को, यहाँ से हम डालते हैं मोबाइल फेस, ठीक है। मोबाइल फेस मतलब ये क्या करता रहेगा तुम्हारा, मूव करता रहेगा, ठीक है। तो देखो ये है तुम्हारा मोबाइल फेस, इतना आ गया समझ में। देखो इसको लिख लेते हैं हम, मोबाइल फेस, ये है मोबाइल फेस। देखो अब क्या करेगा, मोबाइल फेस अपने अकॉर्डिंग नीचे आना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, वो नीचे आना स्टार्ट करेगा। क्या वर्क करेगी उधर, ग्रेविटी, यहां पर वर्क करेगी तुम्हारी ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्क करेगी। जो तुम्हारा मोबाइल फेस है वो नीचे आना स्टार्ट करेगा, लेकिन देखो उसके रास्ते में क्या आ रहा है, उसके रास्ते में सैंपल आ रहा है। अब सैंपल अपने साथ, जो मोबाइल फेस है अपने साथ सैंपल को लेते आता रहेगा, और जब सैंपल को लेते आता रहेगा उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है तुम्हारा मिक्सचर, उसके अंदर है तुम्हारा दो चीज का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट है उसके अंदर, ठीक है। मिक्सचर ऑफ क्या है तुम्हारा, टू कंपोनेंट है उसके अंदर, है ना। तो मिक्सचर उसका दो कंपोनेंट का है और मोबाइल फेस नीचे आते जा रहा है, लेकिन हमें पता है उसका जो मिक्सचर है उन दोनों के, ठीक है, ए और बी का मिक्सचर है तुम्हारा, ए और बी का मिक्सचर है, तो उन दोनों की वैल्यू भी अलग अलग होगी। जब वो दोनों ही अलग हैं, ठीक है, तो जो एड्सॉर्प्शन उनकी क्या कोफिशिएंट है वो भी अलग अलग होगा। तो देखो जैसे ही वो नीचे आते हैं तो अलग अलग सेपरेशन हो जाता है लेयर का, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी एक लेयर, ठीक है, यहां पर बन जाती है एक लेयर सबसे नीचे इधर, और एक और लेयर बन जाती है तुम्हारी अलग से, ठीक है। देखो तो ये हो गया तुम्हारा सेपरेशन, अलग अलग लेयर का हो गया तुम्हारा सेपरेशन,
ठीक है। तो इस सेपरेशन को ही तुम क्या बोलते हो, पूरी टेक्निक को कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब सेपरेशन हो गया है, अलग कैसे करोगे, कॉटन प्लग तो है ही तुम्हारा, इसको ओपन करोगे और यहाँ पर आके तुम कलेक्ट कर लोगे तुम्हारा जो भी सैंपल है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। और जो तुम्हारी वैल्यूज दी हुई थी वो अपन ने पेपर बनाया था, उसमें तुम्हें पता है कलर कौन सा आएगा, अमीनो एसिड का देख लोगे तुम, अच्छा रेड कलर इसका है, ठीक है, तो चलो उसको नाम दे दोगे कि हाँ ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा तुम्हारा सेपरेट। समझ में आ गया ना। देखो इसी को बोलते हो तुम कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इतना आ गया। एक बार टोटल ओवरऑल देख लो कि क्या हो रहा है तुम्हारा। ये कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने लगाया कॉटन प्लग, इसलिए लगा क्योंकि जब हम उसको ओपन करने जा रहे हैं वो पूरा का पूरा बाहर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, यहाँ पर हमने स्टेशनरी फेस लगाया। स्टेशनरी फेस के साथ जो तुम्हारे कंपोनेंट हैं उनकी अलग अलग एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, ठीक है, सेम तो हो नहीं सकता, ठीक, वरना वो मिक्सचर नहीं होते, वो तुम्हारे क्या हो जाते, सॉल्यूशन हो जाते। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा। अब उसके बाद हमने डाला सैंपल, सैंपल जिस चीज का हमें क्या करना है, अलग अलग करना है, उसके ऊपर हमने डाल दिया तुम्हारा मोबाइल फेस जो मूव करेगा नीचे साइड, क्योंकि ग्रेविटी नीचे ही वर्क करेगी, ठीक है। देखो तो अब क्या होगा, सैंपल के साथ तुम्हारे आता रहेगा कौन, तुम्हारा सैंपल जो है किसके साथ आता रहेगा, मोबाइल फेस के साथ, और अकॉर्डिंग टू इट्स एब्जॉर्प्शन पावर वो नीचे आता रहेगा, ठीक है। जिसकी जितनी पावर होगी वो नीचे जा पाएगा, जिसकी नहीं होगी तो वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया, बहुत इजी लगा होगा, ठीक है, उम्मीद तो यही करता हूँ कि बहुत इजी लगा होगा। चलो अब हम देखते हैं सेकंड अपना, फिफ्थ वाला। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि सबसे अच्छा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है 673 केल्विन पर, ठीक है। ये तो मैं ग्राफ दिख रहा है, इसके ऊपर अपन अभी आएंगे। आप पहले बात समझो कि देखो अब सबसे क्या होता है, जो कोक है जिसके हम कार्बन बोल देते हैं उसको कोक, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये यूज होते हैं पायरो मेटलर्जी में। काय में यूज होते हैं, पायरो मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये यूज होते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में अभी तो थोड़ा सा देख लिया। अब यहाँ पे तीन रिएक्शन से समझेंगे हम। सबसे पहले क्या है कि जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो एक क्या बना सकता है, ये बना सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डायरेक्ट बना सकता है पहला, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, जब कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, तो क्या बनाएगा वो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये हो गया सेकेंड। और एक और है तुम्हारी, जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना सकता है, वो बना सकता है CO2 बना सकता है, ये भी बना सकता है CO2, ठीक। इस चीज से तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा कि हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, हेस लॉ, ठीक है। हेस लॉ से तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि हाँ फिर मैं बोलूंगा कि इक्वली एनर्जी होती है, उस पर नहीं जाना है हमें, बस तुम्हें याद दिला रहा था कि हमने पढ़ा हुआ है ना। चलो तो ये होती, यहाँ पर क्या होता है कि जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी मतलब हमारा डेल एस, ये क्या होती है, ये 0 होती है, मतलब यहाँ पे चेंज नहीं होती है एंट्रोपी, ठीक है। वही बात हम करते हैं किसकी, यहाँ पे एंट्रोपी क्या होती है, यहाँ पे हो जाती है पॉजिटिव, और यहाँ पर एंट्रोपी हो जाती है नेगेटिव। अब जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर होता क्या है, जो डेल जी की वैल्यू है हमारी फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है, ये हो जाती है मोर नेगेटिव, क्या हो जाती है, मोर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, जब कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 बना रहा है तो ये क्या होती है, ये लेस नेगेटिव होती है, क्या होती है, लेस नेगेटिव, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। अब अगर कोई मोर क्या है, नेगेटिव है, उसके ही कारण उसका क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग नेचर, मतलब यहाँ पे देखो ये जो क्या है तुम्हारा लेस नेगेटिव है, किससे, इससे, ठीक है। इसके ही कारण ड्यू टू तुम्हारी गैस फ्री एनर्जी क्या है इसकी, कम है ना, लेस नेगेटिव है, किससे, जो कार्बन बना रहा है सीधा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखो इसको कैसे लिखेंगे हम कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सी, मतलब कार्बन से, ठीक है, इज मोर नेगेटिव देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, देन लिख लो, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कहां से,
कार्बन से ये क्या होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती है, अभी हमने देखा। वहीं हम बात करते हैं किसकी, जब हम बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ज़्यादा नेगेटिव होती है ये वाली, जिसके कारण ये क्या होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसके कारण ये अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतना समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जैसे तुम्हारा क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ग्राफ है हमारा, ये वाला ग्राफ है। ये देखो मोनोऑक्साइड बन रहा है, मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। तो जैसे जैसे तुम्हारा ग्राफ बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रही है, तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी, दिख रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी भी बढ़ते जा रही है, किसकी, इसकी। समझ में आ गया। अब अगर ये बढ़ते जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या हो जाएगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। और वही बात हम करते हैं कार्बन की, जो बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वो एकदम लीनियर जा रहा है, देख रहे हो, एकदम स्टेशनरी, एकदम सीधे फेस में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किससे ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, समझ रहे हो ना, कि ये क्या हो रहा है, मोर नेगेटिव नहीं है, ये वाला मोर नेगेटिव है ना इससे, जिसके ही कारण क्या होता है कि ये हो जाता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और ये नहीं होता है, ठीक है। हमें तो कंपेयर करना था, तो यहाँ पे लिखोगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। एट हमारा कितना है भाई, कितने में बात चल रही है, 673 केल्विन है। अगर इसको ग्राफ को बनाओगे तो एक ऐसे लाइन बताना और यहाँ पर लिखना एट 673 केल्विन, ये लिखा है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 6th क्वेश्चन की, नेम द कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनोड मड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वाई आर दे सो प्रेजेंट, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं ये भी बताना है, और भाई ये प्रेजेंट कौन से होते हैं पहले तो ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है ना। देखो यहाँ पर होता है एक बीकर, ठीक है, बीकर के अंदर रखा रहता है कोई सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है इसके अंदर और इलेक्ट्रोड यहाँ पर ऐसे लगाए हुए हैं, ठीक है, बैटरी से वो कनेक्टेड है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कोई भी किसी को भी अपन ने मान लिया यहाँ पर तुम्हारा जमा हो रहा है एक सीधा सेटल डाउन हो रही है तुम्हारी कुछ इम्प्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के नीचे बनती है, समझ गए, इसको क्या बोलते हो, एनोड मड। इतना समझ में आ गया। अब ये सॉल्यूशन हो सकता है CuSO4 का हो सकता है वो H2SO4 का हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा मगर, है ना। चलो ये अब तुम्हारा ऐसा रिफाइनिंग हो रही है कॉपर की, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं हमें ये बताना है। तो एलिमेंट होते हैं कुछ कुछ नोबल, जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, देन लेस रिएक्टिव किससे होंगे, कॉपर से, किससे होंगे, कॉपर से होते हैं। उनका नाम क्या क्या है, उनका नाम है एक सिल्वर, AuPt मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम होते हैं, और एंटीमनी, एंटीमनी भी होता है इसमें, ठीक है, और सेलेनियम। ऐसे ये सब एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एनोड मड के अंदर। अब तुम बोलोगे एक दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आना चाहिए, और आएगा तो बहुत अच्छी बात है, देखो नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं तुमसे कि देखो ये एनोड मड के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसको अफेक्ट करेगा, ये बताओ। अगर अफेक्ट करता तो ये शांति से बैठे होते क्या, ये अपनी कुछ तो रिएक्शन दिखा रहे होते कि नहीं दिखा रहे होते, ठीक। और अगर मैं बोलता हूं अगर ये रिएक्ट करते, ठीक है, तो क्या लोग इनको नोबल गैस बोलते, ओ नोबल एलिमेंट बोलते, नहीं बोलते। तो देखो कि इनका कोई भी अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं होते जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, कौन से, या फिर CuSO4 या फिर H2SO4 से, ये होते हैं अनअफेक्टेड। क्या होते हैं, अनअफेक्टेड, मतलब ऐसे लिख सकते हो तुम, समझ में आ गया। तो एलिमेंट्स के नेम क्या क्या है तुम्हारे, ये सब हैं तुम्हारे एलिमेंट्स, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एंटीमनी, सेलेनियम, ये सब प्रेजेंट होते हैं एनोड मड के अंदर, ठीक है, जो कि अनअफेक्टेड होते हैं पूरे सॉल्वेंट से, ठीक है। और रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये दूसरे के, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव हैं, किससे, कॉपर के साथ। इतना आ गया समझ में, ठीक है। तो चलो ये वाला था हमारा क्वेश्चन। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आ रही होगी ना कि एनोड मड को हम निकाल लेंगे तो हमें इतनी सारी चीजें मिलेंगी, कम बनता है, इतना भी नहीं बनता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ डिफरेंट जोन इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के टाइम पे कौन कौन से जोन्स के अंदर क्या क्या रिएक्शन होती है हमें ये बताना है।
तो हम ज़रूर बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, लेकिन जोन्स का काम तब आता है जब तुम उसमें बहुत सारी चीज़ें डाल चुके हो, जैसे कि हम अगर उसके अंदर कोक डाल चुके हैं, ठीक है, अगर हम उसमें लाइमस्टोन भी डाल चुके हैं, ठीक, और फिर अपना मेन जो चीज़ है ओर डाल चुके हैं, उसके बाद हम आते हैं, जो तुम्हारी रिएक्शन होती है वो उनकी ही रिएक्शन होती है अलग अलग जोन्स में, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं अब जोन्स क्या क्या होते हैं तुम्हारे। पहला है तुम्हारा, पहला कौन सा होता है तुम्हारा, जोन ऑफ कंबशन, ठीक है, जोन ऑफ कंबशन, ये है तुम्हारा जोन ऑफ कंबशन। अब यहाँ पर होगा क्या, बाय नेम इटसेल्फ तुम्हें पता चल रहा है, कंबशन मतलब कोई तो चीज़ जल रही है, ठीक है, कोई चीज़ जल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जलती है कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तुमने कोक डाला हुआ है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होती है तुम्हारी कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये होती है तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, और जो तुम्हारा ये कंबशन है ना, इसमें ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 2170 केल्विन, ठीक है, 2170 केल्विन कुछ इसका टेम्परेचर होता है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, फर्दर इसकी रिएक्शन क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्टेड किसमें हो जाता है, ये कन्वर्टेड इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड में। जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये होती है तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा देखो, पहले था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब वो हीट रिलीज कर रहा था तो हीट बढ़ रही होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, वो है एंडोथर्मिक, मतलब कि हीट वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है इसकी वजह से, ठीक है, जोन ऑफ कंबशन में थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है जब ये तुम्हारा कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया पहला जोन। चलो देखो दूसरा कौन सा है, दूसरा होता है तुम्हारा जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर तुम्हें फिर से नाम से ही पता चल रहा है कि क्या बन रहा होगा, स्लैग बन रहा होगा, ठीक है। तो स्लैग कैसे बनता है यहाँ पे देखते हैं हमने क्या क्या डाला था, पहले हमने कोक डाला था, हमने और भी डाला है, और हमने लाइमस्टोन भी डाला है। तो चलो तुम जरा बांटते चलो, ठीक, पहले तो रिएक्शन हो गई हमारे कोक की, ठीक है, पहले हमारा खुल गया कोका कोला, उसके बाद अब क्या होगा, अब होगी तुम्हारी रिएक्शन किसकी, लाइमस्टोन की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है CaCO3, इसको हम पहले तो हम थोड़ा सा वर्डिंग में लिख लेते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो लाइमस्टोन है, जो तुम्हारा लाइमस्टोन है, जो कि क्या है CaCO3 ही है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, लाइम में, ये कन्वर्ट होता है तुम्हारा लाइम में, किसमें, CaO में ये कन्वर्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो लाइम बना तुम्हारा, ये फर्दर रिएक्ट करता है सिलिका के साथ, किसके साथ, सिलिका के साथ, जो होता है SiO2, फिर फॉर्म करता है यहाँ पर, फिर इसके ही कारण जब वो रिएक्शन करता है सिलिका के साथ, फॉर्मेशन होता है किसका, स्लैग का, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर स्लैग टेकिंग प्लेस, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है स्लैग का। बहुत अच्छे से समझेंगे ट्रिक से, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे समझ में आएगा अभी, ठीक। यहाँ पर होता है तुम्हारा ये रिएक्शन, तो जरा देख लेते हैं भाई रिएक्शन कैसी होती है। देखो यहाँ पर समझना मैंने क्या क्या बोला, कि यहाँ पर देखो लाइमस्टोन कन्वर्ट हो रहा है लाइम में, CaO में, ठीक है। फर्दर जो तुम्हारा लाइम है ये रिएक्ट कर रहा है SiO2 के साथ और बनाता है एक स्लैग जिसका नाम होता है CaSiO3, ये होता है स्लैग, ठीक है। अब अगर मान लो उसके अंदर कोई फॉस्फोरस की इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो भी रिएक्ट करती है तुम्हारे लाइम के साथ, ठीक है, P4O5 लिखते हैं हम इसको, ठीक है, P4O10 लिखते हैं हम इसको। अब यहाँ पे क्या होता है, P4O10 नहीं है, यहाँ पर एक तुम्हारा बनता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे Ca3PO4 होल ट्वाइस का, ठीक है, इसका होता है एक नया फॉर्मेशन, इसका ही नाम होता है तुम्हारा थॉमस स्लैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, थॉमस स्लैग, ठीक है। इसको ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज करा जाता है, ये मेन नहीं है, मेन हमारा कौन सा है, सिलिका वाला, ठीक है, ये हमारा मेन है, यहाँ पे फॉर्मेशन स्लैग का होता है। इतना समझ में आ गया। अब इसकी हमने पूरी देख ली, लेकिन टेम्परेचर जो हमारा गिरा था वो कितना गिर गया, ये हो जाता है तुम्हारा टेम्परेचर रेंज हो जाती है 1073 से 1273 के बीच में, और ये सारे के सारे टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में नहीं है, केल्विन में ही है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। चलो ये हो गए हमारे दो। अब देखो दो और बचे हैं हमारे डिफरेंट जोन, टोटल चार होते हैं ना। चलो देखो थर्ड और फोर्थ देखते हैं अब हम। देखो अब थर्ड कौन सा होता है तुम्हारा, थर्ड होता है तुम्हारा जोन ऑफ, देखो क्या क्या हो गया हमारा, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन।
अब देखो मेन आता है हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा भाई, अब तुम समझ में आ रहा है तुम्हें नाम से कि ओर का रिडक्शन होगा, हमें मेटल मिलना चाहिए इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ओर का रिडक्शन होता है, टेम्परेचर कितना होता है 523 केल्विन से लेके 873 केल्विन तक, ये होता है तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। 973 भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर होता है रेंज तुम्हारी। अब यहाँ पे होगा क्या, जो तुमने ओर डाला कौन सा, हमने हेमेटाइट Fe2O3 डाला। जब ये फर्दर रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये बनाता है तुम्हारा Fe3O4, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटाइट। समझ रहे हो ना, एक हेमेटाइट एक मैग्नेटाइट। हेमेटाइट तुम्हें समझ में आ रहा है, हीमोग्लोबिन, मतलब उसको ब्लड से ही नाम दिया था, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर होती पहली रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ये हो जाता है रिड्यूस, और हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अभी हमने देखा ना, ठीक है। यहाँ पर फर्दर रिएक्ट करता है, जब तक हम नहीं छोड़ते इस ओर को, जब तक वो हमें मेटल ना दे दे। यहाँ पे क्या होता है, फर्दर रिएक्ट होती है Fe3O4 की रिएक्शन CO के साथ, तो हमें मिलता है यहाँ पे फेरस ऑक्साइड FeO, आयरन का हमें ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। आयरन का हमें ऑक्साइड मिल जाता है और सारे के सारे में CO2 गैस निकलती है, ठीक है, याद रखना ये बात, यहाँ पर CO2 गैस निकलते जाती है। अब हमें मिल गया क्या, अभी भी नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आयरन के ऑक्साइड की रिएक्शन फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है तो हमें मिलता है हमारा मेटल, ठीक है, हमें मिलता है हमारा मेटल और CO2 बाहर हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जोन ऑफ रिडक्शन में मेन जो ओर है उसका हो रहा है रिडक्शन इनटू मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड, और फर्दर उसकी रिएक्शन से के बाद हम क्या बना रहे हैं उसका, हमें मिल रहा है एकदम प्योर हमारा मेटल। इतना समझ में आ गया ना हमें, ठीक है। चलो, तो ये होता है हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। अगर मान लो ये जो तुम्हारा ऑक्साइड है ये तुम्हें नहीं मिल पाया, ठीक है, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाया तो इसको फिर से रिएक्ट करते हैं हम, फिर से रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अगर बच गया है तो, और हमें मिलता है यहाँ पे क्या, स्पंजी, हमें मिलता है यहाँ पे स्पंजी आयरन, ठीक है, हमें मिलता है यहाँ पे स्पंजी आयरन। इतना समझ में आ गया। ये दो प्रोसेस होती हैं भाई। अगर मान लो नहीं हो पाया ऑक्सीडाइज, मतलब रिड्यूस नहीं हो पाया अपने मेटल फॉर्म में, तो हमें मिलता है एक स्पंजी आयरन, अगर उसको फर्दर रिएक्ट कराते हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इतना आ गया समझ में, ठीक है। देखो अब बचता है तुम्हारा लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या होता है, लास्ट वाला ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक होता है तुम्हारा फोर्थ वाला, लिख लो, जोन ऑफ फ्यूजन। जोन ऑफ फ्यूजन ये जो है ये होता है तुम्हारा एकदम अबव दी कंबशन जोन, जो तुम्हारा कंबशन है उसके ही ऊपर होता है क्या, एक जोन ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर क्या फ्यूजन से वर्ड तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, ये जो तुम्हारा स्पंजी आयरन बना, ठीक है, जो स्पंजी आयरन बना है तुम्हारा, इसको मेल्ट होके कुछ नहीं सीधे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं, हमें वहीं से मिल जाता है पिग आयरन, और पिग आयरन से ही हमें मिल जाता है कास्ट आयरन, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है, कलेक्शन होता है सिर्फ, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है फ्यूजन में। मेन हमारे तीन हैं तो चार ही, ठीक है, लेकिन जो तीन है उनमें रिएक्शन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं तुमसे बोल रहा था कि ट्रिक से कैसे करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, देखो समझते हैं। चलो देखो ट्रिक से कैसे समझोगे कि अगर हम जोन्स को जोन्स ना समझें, हॉस्टल समझ लें, ठीक है, जोन को जोन्स ना समझे, हॉस्टल समझ लें, ठीक है। हमने एक पिक्चर देखी थी, कौन सी याद आ रहा है, छिछोरे पिक्चर देखी थी हमने, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसके जो हॉस्टल्स हैं उन लोगों को लूजर लूजर बोलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि नहीं, अब उनकी जल जाती है, ठीक है। क्या होता है कि अब वो जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है, वो कंबशन हो रहा है, ठीक है। पहले उनका क्या होता है, वो जलते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे क्या होगा, वो जल रहे हैं। उसमें मेन जो कैरेक्टर था हमारा, जो अन्नी था, वो क्या होता है, वो पहले जलता है कि यार ये मुझे बहुत जला रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद वो हर कंपटीशन में क्या करते थे, एक स्लैंग का यूज करते थे, याद आ रहा है, वो क्या करते थे, स्लैंग का यूज करते थे, ठीक है। और हमारा भी यहाँ पे क्या होता है, सेकंड प्रोसेस कौन सी है, स्लैग फॉर्मेशन, सेकंड प्रोसेस यही है, ठीक है। पहले तो अन्नी भैया थे, वो भैया बहुत जल गए, उसके बाद उनने स्लैंग का यूज किया हर कंपटीशन में, स्लैंग यूज किया कंपटीशन में, याद है, याद आ रही है ना, सबने देखी होगी। उसके बाद चलो स्लैंग का यूज किया, जिसके कारण उनका कंपटीशन क्या हो गया, रिड्यूस होने लगा और वो ऊपर आने लगे। तो क्या हुआ, यहां पर फिर हो गया तुम्हारा रिडक्शन,
और कंपटीशन का क्या हाल हो गया उसका, कंपटीशन तुम्हारा हो गया था क्या, रिड्यूस। ठीक है, तो थर्ड हो गया हमारा जोन ऑफ रिडक्शन। इतना समझ में आ रहा है। अब जोन ऑफ रिडक्शन हो गया, भले ही वो कंपटीशन नहीं जीत पाए लेकिन उनने अपना क्या रखा, एकदम बोल सकते हैं ना कि उनने बताया कि हाँ हम भी कंपटीशन दे सकते हैं, और उनके साथ पूरा हॉस्टल आ गया था। मतलब क्या हो गया, उनका हो गया फ्यूजन। ठीक है, वो क्या होगा, एकदम ग्रुप हो गए। तुम उसको बोल सकते हो कि यहां पर यूनिटी आ गई, यूनिटी आ गई पूरे हॉस्टल में। समझ में आ गया। तो ऐसे समझो कि हमने मूवी देखी छिछोरे, वहां पे ब्लास्ट फर्नेंस ही हो रहा था। ठीक है, वहां पर हमें एक प्योर फॉर्म ही तो मिल रहा था ना, वो यही तो बता रहा था कि हम जीत सकते हैं। देखो, तो ये है अन्नी है, वो पहले जला हुआ था बहुत ज्यादा, उसने यूज करा कंपटीशन में स्लैंग का, स्लैंग के कंपटीशन से उसका कंपटीशन हो गया रिड्यूस, और फिर एट लास्ट में पूरा हॉस्टल हो जाता है यूनाइट। ठीक है, तो ऐसे समझोगे। चलो लिख लेते हैं इसमें। देखो हुआ क्या क्या, यहाँ पर कंबशन, कंबशन का टेम्परेचर बता दो जरा, 12170 केल्विन। ठीक है, स्लैंग का यूज किया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है 1073 केल्विन से। ठीक है, कितना था तुम्हारा 1273 केल्विन, याद आ रहा है ना। अब यहाँ पे कंपटीशन रिड्यूस हो गया, तो ये क्या हो जाता है 523 केल्विन से ये हो जाता है तुम्हारा कितना 973 केल्विन, या तुम 873 केल्विन। ठीक है, ये हो जाता है। अब यूनिटी आ गई तो स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो अब उनको रखा जाने लगा एकदम, जो जलाते थे अब वो भी जलाने लगे। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक, तो देखो उनमें आ गई यूनिटी। ठीक है, जिसके कारण इनका टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया ना, स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, देखो इसका टेम्परेचर कितना होता है 423 केल्विन से 1673 केल्विन तक इसका टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया। यहां पर मेन अपना काम है किसका, कंबशन में कोक का। यहां में हमारा काम किसका है, लाइम का, लाइमस्टोन का, जो कन्वर्ट होता है लाइम वाटर में, लाइम में। ठीक है, और वापस रिड्यूस हो गया कंपटीशन। मेन यहाँ पे हमारा काम है ओर का, और यहाँ पे ओर जो है वो तुम्हारा मेल्ट होता है, और उसको हम बॉटम में कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कह रहा हूँ, कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टेड एट द बॉटम। ठीक है, ये होता है। समझ में आ गया। ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, बहुत मजा आया कि नहीं आया, जरा बता दो एक बार कमेंट में बता देना। ठीक है, अच्छे से लिख के। चलो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब तुम्हारा क्या है, राइट केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा, सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, जिंक ब्लेंड जो है तुम्हारा ZnS। ठीक है, ZnS जो है ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है सल्फाइड ओर, हमें पता है सल्फाइड ओर ऑफ क्या होता है तुम्हारा, जिंक, सल्फाइड ओर ऑफ जिंक होता है ये हमें पता है ना। चलो ठीक, ये होता है ZnS जो सल्फाइड ओर ऑफ जिंक होता है। जब इसका हम कराते हैं क्या, इसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन में डालते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ये अलग अलग हो जाते हैं, एकदम सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, ज़्यादा ऐसा नहीं बोलते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन में की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जब इसको सेपरेट कर लिया, मान लो हमें Zn मिल गया, ठीक है, Zn2S मिल गया हमें, तो यहां पर होता क्या है, जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, तो क्या हो जाता है तुम्हें, यहां पे मिलता है जिंक का ऑक्साइड, और यहां पर SO2 गैस निकल जाती है बाहर। इतना समझ में आ गया। अब हमें पता है जिंक का हमें ऑक्साइड मिल चुका है, और हमें जिंक का ऑक्साइड मिल चुका है, तो अब क्या कराओगे, रिएक्शन कराओगे तुम कोक के साथ, तो हमें मिलता है जिंक मेटल, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है बाहर यहां से। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। पहले हमने क्या किया, एक बार रोस्टिंग करी, रोस्टिंग हमने क्या बोला, एयर की प्रेजेंस में है ना, तो रोस्टिंग ही तो हुई, और सल्फाइड हो रहा है तो उसका तो रोस्टिंग ही होता है। ठीक है ना। अब अगर कार्बोनेट होता या कुछ और होता तो हम क्या करते उसका कैल्सिनेशन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कोक से रिएक्शन कराई, तो हमें मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और मेन हमारा मेटल। तो एक्सट्रैक्शन होता है ऐसे जिंक का। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेट द रोल ऑफ सिलिका इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो भाई सिलिका का काम क्या हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि सिलिका एक्ट एज अ फ्लक्स। ठीक है, सिलिका एक फ्लक्स की तरह एक्ट करती है किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। मतलब क्या कि भाई सिलिका किसी भी तो तुम्हारा स्लैग बन रहा है उसका क्या बढ़ा देगा, फ्लूइडिटी बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। यहाँ पे फ्लक्स की तरह ऐसे यूज करता है इसको। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास जब कॉपर मेट होता है, कॉपर मेट,
ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे हमने कॉपर में डाला हुआ है, वहां पर दो चीजें होती हैं, एक Cu2S होता है, एक FeS होता है। अगर तुम्हें क्या करना है, बेसिक इंप्योरिटी हटानी है, किसकी, FeS की, ठीक है। अगर तुम्हें बेसिक इंप्योरिटी हटानी है FeS की, जिसको हम गैंग्यू भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अगर हमें बेसिक इंप्योरिटी इसकी हटानी है तो हम उसमें डाल देते हैं सिलिका। अब सिलिका डाल देते हैं तो वो करता है स्लैग फॉर्मेशन, जिसकी हेल्प से हम उसको इजीली हटा सकते हैं। तो देखो होता क्या है, अब हम जहाँ पे यहाँ से डालते हैं क्या, हॉट एयर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी हेल्प से जो तुम्हारा गैंग्यू है FeS, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है तुम्हारा ऑक्सीडाइज, ठीक है। हॉट एयर की हेल्प से क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, क्या, FeO, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारी बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया इतना। अब हमें पता है ऑक्साइड का जो हमें ओर है, ये तो हम काफ़ी इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहीं पर तुम्हारा मेन आता है सिलिका। यहाँ पर मेन अपना क्या दिखाता है, ये हुनर दिखाता है अपना सिलिका। सिलिका कहता है कि मैं हूं ना, मैं इसको अलग करता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आयरन का तुम्हारा ऑक्साइड बना है FeO, ये क्या होता है, फिर सिलिका आता है कि ओ हो आ गए तुम, ठीक है। फिर सिलिका आता है और ये एक स्लैग फॉर्मेशन करके उसको बाहर कर देता है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, FeSiO3 बन जाता है। ये होता है स्लैग, ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा स्लैग। इसकी हेल्प से अब तुम्हारा क्या होगा, यही बचा, ये तो बचा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए सिलिका का यूज करते हैं, और ये जो लाइनिंग है इसलिए हम सिलिका की रखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसी के साथ ये वाला 9th क्वेश्चन भी एंड होता है, 10th पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय टर्म क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा से आया ये वर्ड, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये देखो जो क्रोमा है ना, इसका मतलब होता है कलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कलर। ये आया जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कलर। मतलब जब कलर का सेपरेशन होता है कोई भी मिक्सचर से, जब हम कलर को सेपरेट करते हैं, हमें उससे पता चलता है कि किस में कौन सा सब्सटेंस है, उसको ही हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको अब हम बाय डेफिनेशन समझते हैं। देखो इधर क्या बोलती है डेफिनेशन, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक वर्ड, बोला था ग्रीक वर्ड से आया है। वो क्या है तुम्हारा, वर्क है, वर्ड है तुम्हारा क्रोमा, ठीक। For color, since the method was first used for the separation of color substance found in तुम्हारा plants। जरा बता दो भाई, ठीक है, तुम्हारा जो plants में किसकी वजह से उसका जो कलर है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो देखो उनको सेपरेट करने के लिए, प्लांट्स के अंदर जितने भी कलर हैं उनको सेपरेट करने के लिए तो एक ग्राफी आई थी। ग्राफी मतलब कि एक टेक्निक आई थी, ग्राफी का मतलब टेक्निक नहीं होता, ठीक है। एक टेक्निक आई थी, उस टेक्निक को हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राफी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब इस टेक्निक में होता क्या है वो देख लेते हैं। अब इस टेक्निक में होता क्या है हम ये देखते हैं। देखो ठीक है, तो मैं इन दिस टेक्निक, ये हम पढ़ चुके हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए इसी कोर्स, इसी अपने वीडियो में, ठीक है। इन दिस टेक्निक में क्या क्या होता है, देखो द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑन टू अ स्टेशनरी फेस। याद आ रहा है, हमने एक स्टेशनरी फेस लिया था, एक मोबाइल फेस लिया था, ठीक है, और हमने सैंपल डाला था बीच में। याद आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखो एक स्टेशनरी फेस है, ठीक है, उस पे क्या होता है, जो मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस अप्लाइड, किस पे अप्लाई हो जाता है, स्टेशनरी फेस पे। हमने किसका बनाया था, मैंने एग्जांपल दिया था सिलिका जेल जी का, ठीक है, स्टेशनरी फेस। विच में बी सॉलिड, हो सकता है वो सॉलिड हो, और अ लिक्विड, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। देखो अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स और अ गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेस। देखो स्टेशनरी फेस से क्या हो रहा है, उसके ऊपर से कुछ तो फ्लो हो रहा है, मूव हो रहा है। मूव को क्या बोलते हैं, मोबाइल। और मतलब अब इसका यही मतलब है कि देखो जो सॉल्वेंट है या तो गैस है, ठीक है, एक होता है मोबाइल फेस जो जाता है किसके ऊपर से, तुम्हारे किसके, स्टेशनरी फेस के ऊपर से। इतना समझ गए, ठीक है। देखो अब क्या है, स्लोली स्लोली मूव करता है, उसके बाद क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड। फिर जो तुम्हारा मिक्सचर के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग दिखने लगते हैं, सेपरेट हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। द मूविंग फेस इज कॉल्ड मोबाइल फेस, जैसा कि अभी बोला था, ठीक है। तो इसको लिखते जाना साथ में, बस देखो मत, ये क्या हो जाएगा, मूविंग फेस को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेस। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, ठीक, क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड, अभी हमें पता है,
ठीक है भाई। अब इसके टाइप आते हैं, एक होता है एड्सॉर्प्शन, एक होता है पार्टीशन, ठीक है। तो ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ना है, तुम्हारे में कॉलम क्रोमेटोग्राफी था वो अपन ने फिनिश कर चुके हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आगे जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें और भी क्वेश्चंस आएंगे इसके, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, तो ठीक है। अब हम मिलते हैं तुमसे आगने वाले वीडियो में, ठीक है। और हमने बहुत कुछ पढ़ा है इस वाले वीडियो में, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि रिवीजन करते रहना, नोट्स बनाते रहना, क्योंकि अगर सिर्फ देखते रहोगे तो बस कुछ टाइम के लिए दिमाग में जाएगा, और अगर ट्रिक्स हैं तो वो तो चली जाएंगी, लेकिन पीछे का लॉजिक नहीं जाएगा ना, हमें लॉजिक भी तो समझना है, ठीक है। सिर्फ हमें शीट नहीं भरनी है, हमें नॉलेज चाहिए ना भाई, ठीक है। चलो तो ठीक है, अब हम इसी के साथ तुमसे मिलेंगे आने वाले वीडियो में, और हम मिलेंगे वहाँ, लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट जहाँ।